गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? ठीक से रहें और रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें। ये पाठशाला ऐप में सारे एनसीईआरटी के बुक हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो, कोई सा भी बुक अवेलेबल हो, तो उसके क्वेश्चंस करें। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे काउंट किया था पिछले क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उस डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो क्या होगा। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म फील्ड, या फिर वो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म का सिंपल मतलब क्या हुआ? सेम एट एवरी पॉइंट। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सेम एट एवरी पॉइंट। जैसे अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट है सी। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों पॉइंट पे, चाहे हम ए पे बात करें, चाहे हम बी पे बात करें, चाहे हम सी पे बात करें, जो नंबर डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो हर पॉइंट पे सेम है। नॉट एग्जैक्टली, बट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, जो फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग है, वो हर पॉइंट पे सेम है, चाहे ए की बात हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज इक्वल्स टू फील्ड स्ट्रेंथ एट बी इज इक्वल्स टू फील्ड स्ट्रेंथ एट सी। तो अगर हर पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है तो दैट फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड। दूसरा हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो किया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो किया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी, तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ए पे जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो ज्यादा है, फील्ड लाइंस ज्यादा कंडेंस्ड है। बी पे ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा रेयर है और सी पे ए एंड बी के रिस्पेक्ट में कम डेंसर है। तो डेंसिटी यहाँ पे सबसे कम, यहाँ फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी ए पे है। इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ है ए ग्रेटर देन फील्ड स्ट्रेंथ है बी ग्रेटर देन फील्ड स्ट्रेंथ है सी। तो अगर एक रीजन में, एक पर्टिकुलर स्पेस में हम डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और उस डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ सेम आता है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और वहीं पे अगर हम डिफरेंट पोजीशन कंसीडर करते हैं और वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो या तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो वेरी फर्स्ट जब हम बात कर रहे हैं कि डायपोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म फील्ड, देन नॉन यूनिफॉर्म। जब हम यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात कर लेंगे तो हम देखेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाइड होता तो उस कंडीशन में कैसे होता। ठीक है ना? तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। सपोज करो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी डायरेक्शन में आप कंसीडर कर लो। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये हमारा फील्ड। इस फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दिया जिसका लेंथ है 2L। ये भी एक डायपोल है, इसका लेंथ है 2L और ए पे हमने -q चार्ज रखा और बी पे हमने +q चार्ज रखा। ठीक है? तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, तो डायपोल मोमेंट किधर से किधर जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, -q से +q की तरफ डायपोल मोमेंट जाएगा। और फील्ड किधर जा रहा है? फील्ड इधर जा रहा है।
तो इस दोनों के बीच हम मान लेते हैं एंगल थीटा। किसके बीच एंगल? डायपोल मोमेंट एंड फील्ड के बीच। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है QE, और निगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड लगाएगा QE। ठीक है ना? हमने पीछे पढ़ा है कि फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से F इक्वल टू QE होता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है और चार्ज Q है, तो QE फोर्स लग गया, और यहाँ पर भी -Q है तो अपोजिट डायरेक्शन में QE फोर्स। अब क्या होता है कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दे फॉर्म अ कपल। ये क्या बनाता है? कपल बनाता है। और वो कपल क्या करता है कि इस सिस्टम को रोटेट करवाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है, और जो फोर्स, जो कॉज ये रोटेशनल मूवमेंट करवा रहा है, दैट फिजिकल कॉज इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि जब डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो सबसे पहली बात क्या होगा, यहाँ देखो, नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो नेट फोर्स F कितना लगेगा? एक तो लग रहा है QE, और जो निगेटिव चार्ज में फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट लग रहा है। तो नेट फोर्स हो गया डायपोल पे 0। अब न्यूटन्स लॉ कहता है कि जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक बॉडी में मूवमेंट होगा नहीं, लीनियर मूवमेंट। तो यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब डायपोल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। बट दो अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये टॉर्क जनरेट करेगा, तो उसकी वजह से डायपोल रोटेट करेगा। टॉर्क कितना लगेगा डायपोल पे? टॉर्क को हम टॉर्क से निकालना चाहते हैं। तो टॉर्क इक्वल होता है, सिंस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों फोर्स के बीच अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये एक फोर्स हुआ और ये एक फोर्स हुआ, तो इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना। अगर ये 2L है और ये थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, AB हमारा डायपोल है, ये C मान लेते हैं, तो BC हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो अगर ये थीटा है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB। इसका मतलब BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB साइन थीटा। अब AB कितना है? 2L, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। तो फोर्स है QE, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2L साइन थीटा। 2L इंटू Q क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट। ये क्या हो गया? PE साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल हो गया PE साइन। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, थीटा है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क भी, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर, फील्ड भी वेक्टर। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो दो तरह से प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में होता है, अगर वेक्टर A वेक्टर B है और A डॉट B करते हैं तो उसका होता है AB साइन कॉस थीटा, उसका होगा AB कॉस थीटा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका क्या होगा? AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? AB साइन थीटा दिख रहा है। इसका मतलब जो वेक्टर P है और वेक्टर E है वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज टॉर्क भी एक वेक्टर है। टॉर्क भी क्या हो गया? यहाँ पे वेक्टर हो गया। इसको अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे
तो टॉर्क इक्वल टू लिख देंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी। अब बात आती है कि जब टॉर्क एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा। जब टॉर्क एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे आप? तो सिंपल हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कई रूल्स हैं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल हम सिंपली यूज करेंगे। कैसे? टॉर्क किस किस का है? पी का एंड ई का। जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं, राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे करें, है ना, अपना राइट हैंड इस तरह से करो। जो फिंगर्स है वो हम रखेंगे पी के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? पी के डायरेक्शन में। और इस फिंगर को कर्ल करेंगे पी से ई की तरफ। किधर करेंगे? पी से ई की तरफ। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के लिए हम यूज करेंगे क्या? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है कि जो राइट हैंड का फिंगर है, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल फ्रॉम पी टू ई। फिंगर को कर्ल करना है पी से ई की तरफ। तो क्या होगा? thumb will represent direction of torque। अगर हम फिंगर को पी से ई की तरफ ले जाएंगे तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉर्क के डायरेक्शन को। जैसे सपोज करो यहां पर हम करते हैं इस चीज को, मान लेते हैं कि ये हमारा है वेक्टर P और ये हमारा है वेक्टर P। सपोज करो ये जा रहा है कहाँ? एक्स एक्सिस में। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना, एक्स एक्सिस को I से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये है हमारा Y एक्सिस के पॉजिटिव में हमने J से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? P क्रॉस E मतलब I क्रॉस J। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या करते थे आप? I J K आपने ऐसे पढ़ा होगा, है ना, कि जब I क्रॉस J होगा तो आंसर आएगा K, जब K क्रॉस I होगा तो आंसर आएगा J, और जब J क्रॉस K होगा तो आंसर आएगा I। एरो के हिसाब से चलेंगे। I क्रॉस J आंसर आएगा K, J क्रॉस K आंसर आएगा I, K क्रॉस I आंसर आएगा J। I रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को, J Y एक्सिस को, K Z एक्सिस को। I में अगर प्लस I है तो ईस्ट डायरेक्शन, माइनस है तो वेस्ट डायरेक्शन। J में अगर पॉजिटिव का है तो नॉर्थ और निगेटिव का है तो साउथ, और K में अगर पॉजिटिव का है तो वर्टिकली अप और अगर निगेटिव का है तो वर्टिकली डाउन। यहां पर क्या कहा गया? P क्रॉस E। तो जब P क्रॉस E कहेंगे तो आपको क्या कहा गया कि राइट हैंड के फिंगर्स को P के डायरेक्शन में रखिए। रख लिया? ठीक। अब इसको फिंगर को कर्ल करो E की तरफ। फिंगर को कर्ल करो E की तरफ। तो थंब किधर जा रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये किधर गया? परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस में, और अपवर्ड जा रहा है थंब, है ना, तो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव का के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर मैं P क्रॉस E लेता हूं, यहां पे अगर मैं P क्रॉस E लेता हूं तो जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन किधर आएगा? P है क्या? I, P है क्या? J, तो टॉर्क आएगा K। इस तरह से जो भी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उसके बेस पे क्या होगा? टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हो गया डायपोल पे, टॉर्क कितना लगा, P sin थीटा। ठीक है, ये टॉर्क क्या चाहेगा, ये टॉर्क क्या चाहेगा, ये टॉर्क चाहेगा कि मैं इस डायपोल को रोटेट करवा करके फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दूं। क्या करूं, मैं इसको रोटेट करवा के फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दूं। तो अगर फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन कर देगा तो थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, साइन 0 0 180 0, तो या तो थीटा 0 या थीटा 180। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये अलाइन करना चाहता है टॉर्क, ये टॉर्क क्या चाहता है, ये टॉर्क चाहता है कि अगर ये फील्ड है, अगर ये फील्ड है तो मैं डायपोल को या तो ऐसे कर दूं -q + q, फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर, तो यहां पर थीटा हो गया कितना, 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, साइन 0 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। दूसरा क्या चाहेगा ये कि या तो मैं इस तरह से अलाइन कर दूं या मैं क्या करूं कि इस डायपोल को इस तरह से अलाइन कर दूं, इधर हो गया -q, इधर हो गया +q, ऐसे अलाइन कर दिया। फील्ड का डायरेक्शन इधर और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, अब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, फिर टॉर्क कितना हो गया, 0। इसका मतलब हुआ कि चाहे वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करे, चाहे वो फील्ड के एंटी डायरेक्शन में अलाइन करे, चाहे वो फील्ड के पैरेलल बनाए, ध्यान रहे डायपोल का डायरेक्शन मींस डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल का डायरेक्शन मींस डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट अगर फील्ड के पैरेलल है तो भी टॉर्क 0, और डायपोल मोमेंट अगर फील्ड के एंटी पैरेलल है तो भी टॉर्क 0। तो बेसिकली टॉर्क क्या चाहेगा, वो डायपोल को अलाइन कर दे फील्ड के साथ। ठीक है, अब आपने कहा कि इस पे फोर्स 0 लग रहा है बट टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क चाह रहा है कि ये डायपोल को अलाइन कर दे फील्ड के साथ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बात आएगी, इसमें बात आएगी कि जब टॉर्क लग रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अब वी हैव टू फाइंड वर्क डन, है ना। तो वर्क डन कितना होगा वो हम देखते हैं। और वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा सिस्टम में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो वर्क डन फाइंड करना हो या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो। तो चलो वर्क डन फाइंड करते हैं हम। तो वर्क डन कितना होगा, या हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज करो कि पहले क्या हुआ कि टॉर्क ने इस डायपोल को एक स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करवाया। तो एक स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स लग रहा है एंगुलर फोर्स टॉर्क, तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर होगा, दैट इज d थीटा। तो dw इक्वल टू कितना हो गया, टाउ d थीटा। अब टाउ का वैल्यू कितना है हमारे पास, p sin थीटा d थीटा। तो टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देंगे p sin थीटा d थीटा को। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा वर्क डन। अब सिंस यहाँ पर हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज किया है तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन का माइनस पी कॉस थीटा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हमसे कहा जाता कि टॉर्क जो है वो डायपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट कर रहा है, 0 से 90 बना रहा है, 90 से 0 बना रहा है, 0 से 180 बना रहा है, 90 से 180 बना रहा है, कुछ भी दो थीटा का वैल्यू देता कि θ1 to θ2, तो उस कंडीशन में क्या होता, इफ इट रोटेट्स फ्रॉम θ1 to
θ2, तो हम क्या करते, जब वर्क डन निकालते इंटीग्रेट करते तो θ1 से θ2 तक कर देते। तो इस कंडीशन में अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता, तो PE माइनस कॉस थीटा, तो कहां से θ1 से θ2 तक, माइनस पी, ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, एक बार फाइनल वैल्यू और एक बार इनिशियल वैल्यू, माइनस साइन एडजस्ट कर देंगे तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू व्हाट, तो PE cos θ1 माइनस cos θ, यही स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल सिस्टम। तो अगर कोई वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन सिंपल हो गया माइनस PE cos θ। अगर वो हमें वैल्यू देते हैं कि 90 to 180 करो, 0 to 90 करो, पैरेलल टू एंटी पैरेलल करो, पैरेलल टू परपेंडिकुलर करो, कुछ भी करो, तो उस कंडीशन में हम लिमिट लगा देंगे θ1 to θ2, जहां पे डायपोल था और जहां डायपोल को जाना है। ठीक है, तो ये हमारा है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल प्लेस किया जाएगा तो क्या होगा, उस पर नेट फोर्स 0 लगेंगे, उस पर टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क उसे रोटेट करेगा, उस रोटेशन की वजह से वर्क डन होगा, जो वर्क डन सिस्टम में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही अगर वो कहता कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज या तो वो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करवाता फील्ड को, या वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करवाता फील्ड को, तो फील्ड वेरिएबल हो गया। उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में टॉर्क का तो कोई मसला नहीं है, टॉर्क का तो ऐसे ही चलता, बस जब इंटीग्रेशन होता तो फील्ड वेरिएबल है उसके हिसाब से चलता। लेकिन फोर्स जो 0 हो रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पर फोर्स 0 नहीं होता, एक नेट फोर्स लगता, क्योंकि आप देखो A का पोजीशन अलग है और B का पोजीशन अलग है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो यहाँ E1 होगा, यहाँ E2 होगा, तो यहाँ Q E1 हो जाएगा, यहाँ Q E2 हो जाएगा। फिर हमें वेक्टोरियल सम निकालना है फोर्स का, फोर्स हम डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते। फोर्स डायरेक्ट 0 क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल फोर्स था मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है ना, तो अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स 0 हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स 0 नहीं होगा। टॉर्क के लिए हम वही कंडीशन लेंगे, जो फोर्स होगा दैट मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है नहीं, तो जब फील्ड वेरी करेगा तो यहाँ पर जो हमने Q E पुट किया है, E की जगह वेरिएबल वैल्यू लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चीज है नेक्स्ट क्लास।